हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 12 जनवरी के करंट अफेयर हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दूं आरबीआई ग्रेड बी का बैच लॉन्च होने वाला है 17 जनवरी को, तो जल्दी करिए। कोड यूज़ कर सकते हैं GGCA, आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी लूनर गेटवे स्टेशन ये लॉन्च होने वाला है अंतरिक्ष में। इसमें 4 देश आपसी सहयोग कर रहे हैं। 5वां देश कौन बना है? अभी अभी 5वां बना है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। 5वां कंट्री है जो लूनर गेटवे स्टेशन का मतलब कोलैबोरेट करेगा उसमें या हिस्सा होगा। तो लूनर गेटवे स्टेशन है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो 4 कंट्री हैं इसमें जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, वो है नासा यानी अमेरिका, जापान की स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा, कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और यूरोप की स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। तो 5वां है यूएई। ये मिलके लूनर गेटवे स्टेशन को लॉन्च करेंगे। अब ये लूनर गेटवे स्टेशन है क्या? जैसे हमारे अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, राइट, लेकिन ये मून पे फोकस नहीं है। तो मून पे फोकस के लिए ये एक तरह का स्पेस स्टेशन होगा जो अंतरिक्ष में रहेगा और चांद के ऊपर फोकस करेगा। तो इसे इसका नाम रखा गया है लूनर गेटवे स्टेशन। ये आर्टेमिस मिशन का हिस्सा होगा। आर्टेमिस मिशन का हिस्सा होगा। आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस मिशन नासा कर रहा है मेनली, बाकी स्पेस एजेंसीज के सपोर्ट से। इसमें आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3 तीन मिशन होंगे। असली मिशन होगा आर्टेमिस 3, जिसमें 2025 में होगा। अकॉर्डिंग टू नासा की ऑफिशियल वेबसाइट 2025 में करेंगे आर्टेमिस 3। और आर्टेमिस 3 में जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, वो बैठ के जाएंगे चांद पे, चांद के दक्षिण पोल पे। जैसे हमने चंद्रयान 3 करा है, वो भी मून के साउथ पोल पे करा था, लेकिन वो अनमैन्ड था। हमने किसी व्यक्ति को नहीं भेजा था चंद्रयान 3 में बैठा के। लेकिन नासा आर्टेमिस 3 में वास्तव में एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगी बैठाकर। 1 और 2 में कोई नहीं जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं जाएगा बैठकर। 1 और 2 सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि सब ठीक है ना, उसके लिए। तो आर्टेमिस 3 में कौन सा अंतरिक्ष यान भेजेगी नासा? ओरियन, ORION, ओरियन स्पेसक्राफ्ट जाएगा और उनकी हेल्प करेगा, जो आर्टेमिस मिशन की हेल्प करेगा लूनर गेटवे स्टेशन। तो लूनर गेटवे एक टेम्परेरी स्पेस स्टेशन होगा जो मून के चक्कर लगाता रहेगा और हर संभव मदद करेगा आर्टेमिस मिशन में। क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। और यूएई की स्पेस एजेंसी जो है वो काफ़ी तरक्की कर रही है। जैसे उन्होंने रशीद लूनर रोवर लॉन्च किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर रशीद लूनर रोवर इन्होंने लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जानकारी दी गई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो सितंबर 2024 में, यानी लगभग 9 महीने बाद, प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा। ये प्रोबा 3 मिशन किसका है? प्रोबा 3 मिशन जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। देखो, वैसे तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने जो अंतरिक्ष यान है उनको अपने रॉकेट से यूज़ करती है, अपने रॉकेट से लॉन्च करती है। इनके रॉकेट का नाम है एरियन रॉकेट, एरियन 5। एरियन के कई प्रकार हैं, 1 2 3 4 5। तो एरियन रॉकेट का इस्तेमाल करती है और ये जनरली लॉन्च करती है कोरू से। कोरू जो है, कोरू स्पेस स्टेशन, वो फ्रेंच गिनी में है। एक देश है फ्रेंच गिनी, वहाँ पे एक जगह है कोरू लॉन्च पैड, वहाँ से लॉन्च करती है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लेकिन इस बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यह कहा है कि मेरा जो प्रोबा 3 मिशन है मैं उसको इसरो से लॉन्च करवाऊंगी, तो इसरो का रॉकेट यूज़ करूंगी, एरियन यूज़ नहीं करूंगी। इसरो का कौन सा रॉकेट यूज़ करेंगे? ये PSLV XL, जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स लेके उड़ता है, PSLV XL, राइट। तो प्रोबा 3 में होगा क्या? प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट होंगी। एक का नाम होगा कोरोनाग्राफ, कोरोनाग्राफ, और दूसरे का नाम होगा ओकल्टर, OCCULTER, ओकल्टर। बेसिकली सूरज को स्टडी करेंगे। कोरोना जो होता है, जो हमारा भगवान सूर्य देवता हैं, उनका जो सबसे आखिर का लेयर होता है जो बाहर से दिखता है, हम उसे कोरोना बोलते हैं। तो कोरोनाग्राफ और ओकल्टर ये सन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। और ये इसरो के लिए बहुत सम्मान की बात है कि यूरोपियाई स्पेस एजेंसी ने इसरो को चुना है। वो चाहती तो स्पेस एक्स, आजकल तो सब स्पेस एक्स से ही करवाते हैं, फैल्कन 9, फैल्कन हैवी, ये सब उसी से करवाते हैं, लेकिन इसरो को चुना है, तो ये काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है। इसरो की प्रोग्रेस दिखती है इससे। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के और भी मिशन हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी को हल्के में मत लीजिए, इनके बहुत सारे मिशन आते रहते हैं, अनाउंस होते रहते हैं। जैसे अभी इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है गैया, GAIA, गैया, राइट, वो लॉन्च किया था। इन्होंने बेपी कोलंबो मिशन किया था,
बेपी कोलंबो मिशन है इनका बुध ग्रह के लिए, मरकरी के लिए। ऐसे ही शुक्र ग्रह पे ये मिशन कर रहे हैं विनस पे, जिसका नाम होगा एनविजन। एनविजन। एक इन्होंने बीच में मिशन किया था विजिल। विजिल ये सोलर वेदर को स्टडी करने के लिए किया था, यानी सूरज के ऊपर जो मौसम है उसको स्टडी करने के लिए किया था विजिल मिशन। और प्रोबा 3 मैंने आपको बता ही दिया, जो इसरो लॉन्च करेगा PSLV एक्सेल से। बाकी कौन भूल सकता है इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन, जूस मिशन। जूस मिशन जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के लिए है। ये बृहस्पति ग्रह के 3 जो प्राकृतिक चंद्रमा हैं, यानी जो मून है या प्राकृतिक सैटेलाइट जिन्हें बोलते हैं, उनको स्टडी करेगा। एक तो है यूरोपा, एक है कलिस्टो और एक है गैनीमेड। याद आया कुछ? जूस मिशन जुपिटर के लिए। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक मार्स एक्सप्रेस मंगल ग्रह पे भी मिशन किया था, मार्स एक्सप्रेस। इसकी अभी अभी उन्होंने 20th एनिवर्सरी मनाई है, 20वीं जो बरसी होती है, एनिवर्सरी होती है, वो मनाई है। इज दैट क्लियर? तो ये है प्रोबा 3 जो मैंने आपको बताया, प्रोबा 3। ये 2 सैटेलाइट होंगे इसमें जो लॉन्च होंगे, कोरोनाग्राफ और ओकल्टर। ये है कोरोनाग्राफ और ये है ओकल्टर। विंग्स इंडिया, ये विमानन क्षेत्र में यानी एविएशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी एग्जीबिशन होती है भारत में। ये बेगमपेट एयरपोर्ट पे होगी, बेगमपेट हवाई अड्डे पे। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? ये हैदराबाद का हवाई अड्डा है। हैदराबाद में 2 एयरपोर्ट हैं, एक का नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक है बेगमपेट एयरपोर्ट। तो बेगमपेट एयरपोर्ट पे इस बार ये होगी। हर साल होती है विंग्स इंडिया। और कौन करवाता है इसे? इसे करवाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, फिक्की, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की, ये तीनों जो है मिलके इसे करवाएंगे। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, यानी अमृतकाल में हमें भारत को दुनिया से जोड़ना है। सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन इन 2047। 2047 जो भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, 2047 तक हमें एक भारतीय सिविल एविएशन को ऊंचाइयों तक ले जाना है। ये इसका थीम है। ये एशिया का सबसे बड़ा विमानन क्षेत्र का प्रदर्शनी होता है और 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे, ऐसा जो मंत्री हैं उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं। IIM कोझिकोड, केरल में एक कॉलेज है IIM कोझिकोड, MBA कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। उनकी एक लेबोरेटरी है स्टार्टअप्स के लिए जिसका नाम है लाइव, यानी लेबोरेटरी फॉर इनोवेशन, वेंचरिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो भी स्टार्टअप्स निकल रहे हैं आजकल, IIM कोझिकोड से काफ़ी सारे स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, काफ़ी सारे नए बच्चे बिजनेस शुरू कर रहे हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट किस तरह का? फंडिंग सपोर्ट, उनको पैसा दो जिससे वो बड़ी कंपनी बना सकें, अपने आइडिया को उसके अंजाम तक पहुंचा सकें। उनको मेंटरशिप दो, एडवाइस दो, उन्हें जो भी चाहिए वो दो, उन्हें नॉलेज दो। कौन देगा? ये देगा IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। ये क्या करता है IFSCA? ये रेगुलेटरी बॉडी है जो भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हैं, जैसे गिफ्ट सिटी है गुजरात में, तो जितने भी IFSC हैं इंडिया में, उनके लिए अथॉरिटी है IFSCA, जिनमें गिफ्ट सिटी भी आता है। तो इन सबको मैनेज करता है, इन सबको इनका विनियमन करता है, इन सबको रेगुलेट करता है। गिफ्ट सिटी वगैरह को IFSCA गांधीनगर बेस्ड है। और गिफ्ट सिटी में अभी अभी डीएकिन यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, उसने कैंपस खोला है। तो इसमें कैसे सपोर्ट करेगा? फंडिंग सपोर्ट, 75 लाख रुपए तक का ग्रांट देगा IFSCA। 75 लाख रुपए तक का अनुदान ग्रांट देगा IFSCA उन स्टार्टअप्स को जो IIM कोझिकोड से निकल रहे हैं। अभी अभी एक नई पुस्तक लिखी गई है, एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भारत और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में है। किसने लिखी है? इसको अजय बिसरिया ने लिखा है। तो आंसर है अजय बिसरिया। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो राजनयिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, वो अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये मुझे कैसे पता? इस किताब में लिखा है ये। वैसे भी आप देखिए 2019 की बात अगर मैं करूं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक सुना होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को, अजय बिसरिया ही थे उस समय, उनको निकाल दिया था और इंडिया वापस भेज दिया था। तो तब से डिप्लोमेटिक रिलेशन तो बिल्कुल ही नहीं है। इस समय हमारा पाकिस्तान में कोई राजदूत भी नहीं है। हाँ, हमारा एक मिशन है वहाँ पे और उस मिशन को लीड कर रही हैं गीतिका श्रीवास्तव, जो पहली भारतीय महिला हैं जो पाकिस्तान के अंदर मिशन को लीड कर रही हैं। लेकिन कोट अनकोट कोई वहाँ पे हमारा राजदूत नहीं है इस समय, या उच्चायुक्त नहीं है। क्लियर? तो ये किताब भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है। और एक किताब और आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
हमारे जो आर्मी के चीफ हैं, मतलब थे, मनोज मुकुंद नरवणे उनका नाम है, मनोज मुकुंद नरवणे। उन्होंने एक किताब अभी अभी लिखी है, उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो ये भी एग्जाम में 100% आएगी। 30 डोरेडस बी हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किसका एक प्रकार है? 30 डोरेडस बी। 30 डोरेडस बी एक सुपरनोवा अवशेष है। सुपरनोवा होता है जब सितारे या तारा कोई फट जाता है, उसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो हुआ था, इसके बाद एक नेबुला बना था जिसका नाम था टेरेंटुला। टेरेंटुला दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी होती है, तो टेरेंटुला नेबुला इसे बोलते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और ये धरती से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है। बहुत दूर है धरती से, 1,60,000 प्रकाश वर्ष धरती से दूर है। इसका नाम है 30 डोरेडस बी। ये टेरेंटुला नेबुला में ही लोकेटेड है, और यहाँ पे लाखों तारे हैं, ठीक है, जो फट गए थे, जो टूट गए थे, तो वो होता है। और ये किसने ऑब्जर्व करा? तो नासा की चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है, वेधशाला है चंद्र, जिसका नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा है, चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी। उसने ये फोटो खींची है, उसने इसका ऑब्जर्व किया है। हाल ही में किस देश ने कहा है कि चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, इनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, यानी ये वो देश हैं जहां पे रिलीजियस फ्रीडम काफी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो ये लिस्ट निकालता है हर साल अमेरिका। तो आंसर है अमेरिका। ये है अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन। एंटोनी ब्लिंकन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, साल में 2 बार आती है ये। तो इसके हिसाब से भारत का जीडीपी कितना ग्रो करेगा वित्तीय वर्ष 2025 में, जो अगला वित्तीय वर्ष है, हम ग्रो करेंगे 6.4%। 6.4%, राइट। तो ये ध्यान रखिए, भारत के बारे में इन्होंने कहा है 6.4% हम ग्रो करेंगे अगले वित्तीय वर्ष में। वर्ल्ड बैंक ने अभी जो मीथेन गैस होती है उसको कम करने के लिए, मीथेन गैस का उत्सर्जन, इस पे नज़र नहीं जाती लोगों की, लोग कार्बन की बातें करते रहते हैं, 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च करे हैं। एक है CH4D, ये है ग्लोबल मीथेन रिडक्शन प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट। 4D मतलब फॉर डेवलपमेंट। इसमें एग्रीकल्चर और जो वेस्ट होता है उससे निकलने वाली मीथेन कम होगी। और दूसरा है GFMR, यानी ग्लोबल फ्लेयरिंग एंड मीथेन रिडक्शन पार्टनरशिप। इसमें जो ऑयल एंड गैस सेक्टर से मीथेन लीक होती है उसको कम किया जाएगा। तो ये 2 प्लेटफॉर्म वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी नौसेना को पहला ऑर्का एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडर सी व्हीकल वितरित करा है? ये देखिए, ये पनडुब्बी दिख रही है, पनडुब्बी, सबमरीन बोलते हैं इसे इंग्लिश में। इसकी खास बात क्या है? ये बोइंग ने बनाई है, पहली बात तो ऑर्का नाम की सबमरीन बोइंग ने बनाई है। ये अनक्रूड है। अनक्रूड क्या होता है? अनक्रूड, क्रू मतलब होता है लोग। इस सबमरीन में लोगों को बिठाने की जरूरत भी नहीं है। अनक्रूड, अनमैन्ड, मानव रहित है, और ये समुद्र के नीचे जाएगी और जहां भी जाएगी तबाही तो मचाएगी। सबमरीन है भाई आखिर में। ये अमेरिका की नेवी को बना के बोइंग ने दी है। इसका वजन लगभग 50 टन है, 50 टन वजनी है ये, और एक बार में ये मतलब कई महीने पानी के नीचे रह सकती है। 6500 मील तक ये एक बार में ट्रेवल कर सकती है। और आपको बता दूं, अभी एक रिपोर्ट आई थी सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके हिसाब से अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो हथियार बनाती है। और टॉप 100 कंपनीज में शुरू की 5 अमेरिका की थी, और भारत की 3 कंपनियां थी शुरू के, मतलब जो 100 है उनमें, 100 की लिस्ट में। लेकिन टॉप 5, नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 ही अमेरिका की थी। हालांकि 3 भारत की कंपनियां शुरू के 100 में थी। शेरिंग टॉबगे ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? जब मैंने इनका नाम आज सुना, एक्चुअली पहले मैंने कल सुना था, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था जब इनको बधाई दी थी, तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई, क्योंकि ये नाम मैंने अपनी जुबान से इतनी बार बोला है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर पढ़ाना 2015 में शुरू किया था, और शेरिंग तोब्गे तब भूटान के प्रधानमंत्री थे। तो 2015 से 2018 तक मैंने इनका नाम अपनी जुबान से कितनी बार बोला है, क्योंकि 2013 से 2018 तक ही प्रधानमंत्री थे भूटान के। तो आंसर है भूटान। अब ये फिर से बन गए हैं। लोटे शेरिंग की पार्टी हार गई है, इनकी पार्टी जीत गई है। भूटान की संसद में 47 सीट है, इनको 30 सीट मिली, तो काफ़ी अच्छी विक्ट्री इन्हें मिली है। और इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इनकी पार्टी है। और जो
भूटान की संसद है उसे क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बोलते हैं भूटान की पार्लियामेंट को। तो भूटान वैसे एक गलेफू स्मार्ट सिटी बना रहा है और गलेफू को असम के कोकराझार से जोड़ा जाएगा एक 58 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी बनाकर। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति जो हैं उनमें रोगों को परिभाषित करने वाली शब्दावली उनको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज यानी रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण नंबर 11 के जो संशोधन है उसमें शामिल किया गया है। इस लिस्ट को कौन मेंटेन करता है? इस लिस्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन मेंटेन करता है। बेसिकली इसमें जितने भी डिजीज है ना दुनिया में उन सब के बारे में लिखा होता है आईसीडी में। तो अभी आईसीडी का 11th प्रिंट आ गया है। अब इस बार इसमें आयुर्वेदी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा की जो रोगों की शब्दावली है वो भी जोड़ी गई है। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा जो है उन्हें अब एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है रिकॉग्निशन मिल रहा है। ठीक है। और ये शब्दावली कौन डेवलप करता है? आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया है उन्होंने जिसका नाम है नमस्ते। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल आयुष मॉर्बिडिटी एंड स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। फुल फॉर्म जरूरी नहीं है, बस नमस्ते प्लेटफॉर्म है, उस पर वो शब्दावली होती है, वहां से अब WHO जो है वो भी उसे लेगा। नौसेना प्रमुख हमारे आर हरि कुमार, इन्होंने भारत का पहला स्वदेश निर्मित दृष्टि 10 नाम का स्टार लाइनर ड्रोन, ये ड्रोन है एक तरह का मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे ड्रोन बोलते हैं, उसको हरी झंडी दिखाई। इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने करा है। अदानी एरोस्पेस पार्क हैदराबाद में है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। आप जानते नहीं होंगे अदानी रक्षा की चीज़ें भी बनाता है, डिफेंस और एरोस्पेस की चीज़ें भी बनाता है, लेकिन अदानी तो नई कंपनी है, मतलब अदानी डिफेंस तो नई कंपनी है, तो कोई तो टेक्नोलॉजी देगा, और अदानी को ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी कहाँ से मिल गई? तो इसीलिए अदानी ने पार्टनरशिप करी। ये जो दृष्टि 10 स्टार लाइनर जो है इसको बनाने के लिए अदानी डिफेंस कंपनी ने जो टेक्नोलॉजी ली है वो किससे ली है? इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम्स, उससे लिए। ठीक है। तो क्योंकि एल्बिट सिस्टम एक ड्रोन बनाती है जिसका नाम है हर्मीज 900 जो हम खरीदते रहते हैं इजराइल से, तो ये उसका देसी वर्जन है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। और एल्बिट सिस्टम जो हर्मीज 900 ड्रोन बनाता है ये उसी का ही भारतीय प्रकार है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। तो ये टेक्नोलॉजी अदानी डिफेंस को दी है इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम ने। और अदानी जो है वो इजराइल के काफ़ी क्लोज है क्योंकि इजराइल का जो हाइफा बंदरगाह है उसको भी मैनेज करता है अदानी ग्रुप। इसके अलावा इजराइल से हम एक ड्रोन और खरीदते रहते हैं जिसको बोलते हैं हेरॉन ड्रोन। इनको कौन बनाती है कंपनी इजराइल की? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो सरकारी कंपनी है वहां की, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। बाय द वे ये जो ड्रोन बना है दृष्टि 10 ये 36 घंटे हवा में रह सकता है और 450 किलो का वजन उठा सकता है। हाल ही में जानकारी दी गई IIT मद्रास अपना एक नया कैंपस खोल रहा है। कहाँ पे? तो ये श्रीलंका में एक जगह है कैंडी, वहां पे खोल रहा है। श्रीलंका में एक जगह है कैंडी, वहां पे खोल रहा है। राइट, तो ध्यान रखिए। बाकी IIT मद्रास भारत का पहला IIT है जिसने विदेश में कैंपस खोला था। कहाँ पे खोला था? तंजानिया का एक शहर है जिसको बोलते हैं जंजीबार। तो जंजीबार में इन्होंने अपना कैंपस खोला था। 2024 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर करवा रहा है महिलाओं के लिए। भारत में हो रहे हैं, किस शहर में हो रहे हैं? भारत में रांची में होंगे, तो आंसर है रांची। बेसिकली इसमें कई सारी टीमें, 8 टीमें हैं और ये आपस में लड़ेंगी और टॉप 3 टीम्स समर ओलंपिक्स पेरिस में क्वालिफाई करेंगी। जर्मनी, इंडिया, न्यूजीलैंड, जापान, चिले, US, इटली और चेक गणराज्य, ये 8 टीमें हैं। तो ओलंपिक क्वालिफायर रांची में होंगे। यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए आपको, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने भारत की जो गोलकीपर हैं हॉकी में, सविता पुनिया, उनको तीसरी बार लगातार दुनिया का बेस्ट गोलकीपर, और हार्दिक सिंह एक खिलाड़ी हैं भारतीय हॉकी टीम में पुरुष, दुनिया का बेस्ट मेल खिलाड़ी डिक्लेयर करा है। भारत में किस संगठन ने अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग के लिए ब्रिटेन के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के साथ हाथ मिलाया है? तो ये है भारत की तरफ से DRDO। जैसे भारत में डिफेंस रिसर्च करता है DRDO, ब्रिटेन में करता है DSTL, दोनों मिलकर काम करेंगे। राजनाथ सिंह ब्रिटेन गए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री हैं उनसे हाथ मिला रहे हैं, जिनका नाम है ग्रांट शैप्स। पिछले 22 साल में पहली बार कोई भारत का रक्षा मंत्री ब्रिटेन गया है। तो वहाँ पे
इन्होंने एग्रीमेंट करा DRDO ने DSTL के साथ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? लेटेस्ट में भारत का रैंक है 80, काफ़ी इंप्रूव हो गया है हमारा रैंक। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है, जो कि होना चाहिए, सबके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पता नहीं चलता कब अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो 62 कंट्रीज आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। 62 कंट्रीज इस इंडेक्स के हिसाब से। नंबर 1 पासपोर्ट बहुत सारे देशों का है इसमें। नंबर 1 फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, यानी 6 कंट्रीज नंबर 1 है संयुक्त रूप से। इन 6 में से किसी भी कंट्री का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 194 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। 194 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे घटिया पासपोर्ट है दुनिया में किसका? अफगानिस्तान। सबसे लीस्ट पावरफुल जिसे कहते हैं, तो वो पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। कौन सा जहाज 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका में जो हो रहा है, यानी इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका, उसके लिए निकल गया है केप टाउन से अंटार्कटिका? पहले ये गोवा से निकला, गोवा के मोर्मुगांव बंदरगाह से केप टाउन गया, और अब ये केप टाउन से अंटार्कटिका जा रहा है। ये जहाज है MV वेजिली गोलोवनिन। भारत का जहाज है, रशिया से हमने खरीदा था, मतलब रशिया ने हेल्प की थी, नाम से भी रशियन लग रहा होगा आपको, ये वेजिली गोलोवनिन। तो ये भारत का जहाज है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 23 दिसंबर को निकला था केप टाउन से अंटार्कटिका की तरफ, और 3 जनवरी को पहुंच गया था। तो अंटार्कटिका में हमारा मिशन कौन लीड कर रहा है? ये लीड कर रहे हैं डॉक्टर योगेश रे, सीनियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर योगेश रे इस जहाज को कमांडर हैं उसको लीड कर रहे हैं, और इस पूरे मिशन को देख रहा है NCPOR गोवा, जो कि हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियानिक रिसर्च गोवा। पृथ्वी विज्ञान नाम की एक योजना भी लॉन्च हुई है अभी अभी, जिसमें 5 योजनाओं को मिला दिया गया है। और जो हम ये आर्कटिक अंटार्कटिका वगैरह मिशन करते हैं, ये हम पेस मिशन के तहत करते हैं। पोलर एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, जो पेसर या पेस मिशन है, उसके तहत करते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का ही ये मिशन है। तो पहले ये मोर्मुगांव से गया केप टाउन, और केप टाउन से अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में आपको बता देता हूं कि हम मैत्री द्वितीय हमारा रिसर्च बेस बना रहे हैं नया। ये जनवरी 2029 तक बनके तैयार हो जाएगा। इसके अलावा भारती और दक्षिण गंगोत्री ये भी हैं। और आर्कटिक में हमारा जो है उसको बोलते हैं हिमाद्री, जो नॉर्वे में है। मुकेश अंबानी ने घोषणा करी है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हजीरा नाम की जगह है, वहां पे भारत की पहली कार्बन फाइबर फैक्ट्री लगा रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फाइबर फैक्ट्री होगी। यहाँ पे इसकी उत्पादन क्षमता होगी 20,000 मिलियन टन पर एनम। 20,000 मिलियन टन पर एनम। 20,000 मिलियन मतलब क्या होता है? 2,000 करोड़। 2,000 करोड़ हर साल यहाँ पे कार्बन फाइबर बनेंगे। हजीरा है सूरत, सूरत है गुजरात, तो आंसर है गुजरात। और सूरत का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा उसे मिल गया है। बाकी जामनगर रिफाइनरी है, रिलायंस की है, 5,000 एकड़ में फैली है। और आपको ये बता देता हूँ कि ये कार्बन फाइबर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अलग अलग उसमें होता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, बैटरी, फ्यूल, मेडिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, स्पोर्ट, मेरीन, स्पेस, एयरक्राफ्ट, हर चीज़ में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया गया। इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस से कंफ्यूज मत करना, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि 1949 में इस दिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी बोली गई थी, और इस दिन 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। इस बार इसका थीम है हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, युद्ध के कारण बहुत बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो युद्ध नहीं होना चाहिए, यही मैसेज देता है ये दिवस। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। यह था हमारा वीडियो 12 जनवरी का। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारा RBI ग्रेड बी का कोर्स शुरू होने वाला है 17 जनवरी से। आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं GGCA, और आप कोर्स पे 3,000 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हैं। आपसे मिलते हैं 13 जनवरी की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ प्रीमियम।